हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएम एग्री नॉलेज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मक्का में लगने वाली दूसरी पर्णअंगमारी, जिसको हम मेडिस लीफ ब्लाइट के नाम से जानते हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने मक्का में लगने वाली जो पहली टर्सिका लीफ ब्लाइट है उसका वीडियो पहले अपलोड किया हूं। जो भी व्यूअर्स उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। मेडिस लीफ ब्लाइट, या इसको हम हिंदी में मेडिस पर्ण सीणता या फिर मेडिस पर्ण अंगमारी के नाम से भी जानते हैं। और ये रोग की जानकारी सर्वप्रथम 1959 में भारत में हुई थी। और ये रोग जितने भी विश्व में गर्म एवं नम देश हैं वहाँ पर मक्का में ये लगने वाला एक प्रमुख रोग है। और इस रोग को दक्षिणी अमेरिका में देखा गया था, वहाँ पर इसका काफ़ी ज़्यादा प्रकोप देखने को मिलता है। तो इसको हम साउदर्न लीफ ब्लाइट के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसको दक्षिणी पर्ण अंगमारी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके हम सिम्टम्स या लक्षण देख लेते हैं कि किस प्रकार के लक्षण पौधे में दिखाई देते हैं, जिससे आप रोग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके जो लक्षण होते हैं वो बुआई के लगभग 4 से 5 सप्ताह बाद दिखाई देते हैं। लगभग 1 महीने बाद इसके लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे टर्सिका में भी देखा था कि हमने उसके भी लक्षण बुआई के लगभग 4 से 5 सप्ताह बाद दिखाई देते थे। और इसमें जो सिम्टम्स होते हैं पत्तियों पर, वो वहाँ पर धब्बे बनते हैं। धब्बे जो होते हैं वो अंडाकार होते हैं और एक दूसरे के समांतर होते हैं। और ये भूरे कत्थई से लेकर के कत्थई रंग के देखने को मिलते हैं। इनका जो कलर होता है धब्बों का भूरा कत्थई या फिर कत्थई रंग का होता है। और ये माप में 3.75 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इनकी जो लंबाई होती है लगभग 3.75 या 4 सेंटीमीटर करीब लंबे पाए जाते हैं। और साथ ही साथ 1.75 सेंटीमीटर ये चौड़े होते हैं, अर्थात लगभग 2 सेंटीमीटर या 1.5 से 2 सेंटीमीटर इन धब्बों की चौड़ाई देखने को मिलती है। अगर इन धब्बों के जो किनारे होते हैं वो देखेंगे, यानी जो ये धब्बे बने हुए यहाँ पर इनके किनारे देखोगे तो ये गहरे भूरे रंग के होते हैं या फिर बैंगनी रंग के होते हैं। इनके जो किनारे पाए जाते हैं धब्बों के, और यही धब्बे फिर बाद में क्या होता है आपस में मिलकर के भूरे रंग की धारियों के रूप में दिखाई देने लगते हैं। इस पत्ती में अगर सिम्टम्स यहाँ पर देखेंगे तो जो धब्बे बने हुए थे वही फिर आपस में मिलकर के लंबी लंबी धारियाँ इस प्रकार से दिखाई देने लगती हैं। और बाद में फिर जो पुष्प में नर मंजरी होती हैं उनमें उनके पास में जो पुष्प सहपत्र होते हैं वहाँ पर भी धब्बे देखने को मिलते हैं। और रोगग्रस्त जो पौधे होते हैं उनकी वृद्धि रुक जाती है और फिर उनमें भुट्टे नहीं बन पाते हैं। तो इस प्रकार के सिम्टम्स मेडिस लीफ ब्लाइट में देखने को मिलते हैं। अब इसकी ईटियोलॉजी देख लेते हैं। ये जो डिजीज़ है इसका पैथोजन या रोगजनक डेक्सलेरा मेडिस होता है। और डेक्सलेरा मेडिस की जो परफेक्ट स्टेज या पूर्णावस्था है या टेलियोमार्फ है वो कोक्लियोबोलस हेट्रोस्ट्रोफस है। अब हम पैथोजन डेक्सलेरा मेडिस का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण या वर्गीकृत स्थान देख लेते हैं। इसका किंगडम माइकोटा होगा, डिवीज़न यूमाइकोटा, सब डिवीज़न ड्यूटेरोमाइकोटिना, क्लास हाइफोमाइसिटीज है, ऑर्डर हाइफोमाइसिटेल्स है, फैमिली इसकी डिमेसिएसी है और जीनस डेक्सलेरा है, स्पीसीज इसकी मेडिस है। अब इसके बाद हम डेक्सलेरा मेडिस के बारे में जानेंगे। इसका जो माइसीलियम या कवक जाल होता है वो पटयुक्त होता है। इस प्रकार से इसका जो माइसीलियम होता है, यहाँ पर हाइफा का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, तो ये क्या होगा इस प्रकार से सेप्टेट यानी पटयुक्त होता है और ये शाखित होता है, अर्थात इस प्रकार से ये ब्रांचिंग करता हुआ आगे बढ़ता है। और ये हल्के भूरे रंग का होता है। और ये अंतराकोशिक यानी जो सेल्स होती हैं होस्ट सेल, उनके बीच में जो अवकाश होता है इन्हीं के बीच इनका कवक तंतु बढ़ता हुआ पाया जाता है। और कवक तंतु की जो चौड़ाई होती है वो 3.9 माइक्रोमीटर से लेकर के 5.7
माइक्रोमीटर होती है। अब यही जो यहाँ पर माइसीलियम है, इन्हीं से फिर बाद में कोनेडियोफोर्स या फिर कोनेडियम धर निकलते हैं। जहाँ पर भी स्पॉट होते हैं उन पत्तियों की निचली सतह पर, वहाँ पर जो स्टोमेटा पाए जाते हैं, वहाँ से फिर कोनेडियोफोर लगभग 2 से 3 के समूह में बाहर निकलते हैं। और इनका ये जो कोनेडियोफोर होते हैं ये आधार की ओर पटयुक्त यानी सेप्टेट होते हैं और इनका जो कलर होता है वो जैतूनी रंग का होता है तथा इनकी माप की बात करें तो लगभग 130 से लेकर के 170 माइक्रोमीटर इनकी लंबाई होती है। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिए गए हैं ये कोनेडियोफोर के हैं और इनकी जो चौड़ाई होती है वो लगभग 15 से लेकर के 20 माइक्रोमीटर इनकी जो चौड़ाई पाई जाती है। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर ये दिया गया कोनेडियोफोर का, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर यहाँ पर कोनेडियोफोर के हैं। ये स्ट्रक्चर भी कोनेडियोफोर का है, आधार की तरफ सेप्टेट होता है और इनका जो कलर होता है इस प्रकार से लगभग जैतूनी रंग का पाया जाता है। अब इसके बाद हम इसकी जो कोनेडिया हैं यानी जो कोनेडियोफोर होते हैं इनके सिरे पर ही क्या होता है कोनेडिया बनती हैं और ये जो कोनेडिया होती हैं लगभग इनमें 3 से 13 सेप्टा या पट पाए जाते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये पट हैं, ये हल्का सा जो क्रॉस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार इनमें लगभग 3 से लेकर के 13 सेप्टा पाए जाते हैं और इनका जो कलर होता है वो लगभग जैतूनी भूरा होता है और ये तर्क रूपी होते हैं, यानी ऊपर की तरफ ये पतले देखेंगे और नीचे की तरफ भी यहाँ पर देखेंगे तो ये पतले होते हैं। नीचे भी इनका पतला सिरा होता है और ऊपर भी पतला और बीच में ये मोटे होते हैं, अर्थात ये तर्क रूपी पाए जाते हैं। और ये थोड़ा वक्राकार भी देखने को मिलते हैं, यानी हल्का मुड़े हुए अन्य जो डेक्सलेरा वंश के जो कोनेडिया होते हैं उनसे थोड़ा ये ज़्यादा मुड़े हुए पाए जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये लगभग वक्र के रूप में ये पाए जाते हैं। और इनकी माप की बात करें तो लगभग 30 से 115 माइक्रोमीटर इनकी जो लंबाई होती है और साथ ही साथ इनकी जो चौड़ाई की बात करें तो लगभग 10 से लेकर के 17 माइक्रोमीटर इनकी चौड़ाई होती है। बीच में ये ज़्यादा मोटे होंगे तो लगभग 17 माइक्रोमीटर और ऊपर की बात करें तो ये थोड़ा 10 तक भी होते हैं। तो इस प्रकार से दोनों सिरों पर इनकी चौड़ाई जो है वो कम होगी और बीच में इनकी चौड़ाई या मोटाई ज़्यादा होती है। अब इसके बाद हम जो डेक्सलेरा मेडिस है इसकी जो परफेक्ट स्टेज है टेलियोमार्फ है, कोक्लियोबोलस हेट्रोस्ट्रोफस, इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये सब डिवीज़न एस्कोमाइकोटिना का फंगस है और इसकी जो क्लास है लोकोलियो एस्कोमाइसिटीज है और ऑर्डर ये पेलियो स्पोरेल्स का है और फैमिली इसकी पेलियो स्पोरेसी की है। अब जो परफेक्ट स्टेज है कोक्लियोबोलस हेट्रोस्ट्रोफस, इसकी जो पेरीथीसियम होती हैं वो पुराने ऊतकों के भीतर अनेक फ्लास्क नुमा लगभग 0.4 mm व्यास के काले दीर्घ वृत्ताकार आयस्की चोंच वाले बनते हैं। यहाँ पर ये पेरीथीसियम का स्ट्रक्चर दिया गया है। तो ये लगभग फ्लास्क नुमा या फिर उपगोलाकार कह सकते हैं, इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है जिसको हम पेरीथीसियम कहते हैं ये बनती है और इनका जो व्यास होता है लगभग 0.4 mm का होता है और ये काले रंग के होते हैं। यहाँ पर देख ही रहे होंगे ये ब्लैक कलर के पाए जाते हैं और यहाँ पर ऊपर की तरफ ये चोंच नुमा संरचना निकली रहती है। इसी के द्वारा आगे चल कर के जो इसके अंदर स्पोर बनते हैं वो बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पर इन्हीं के अंदर ही एस्कस बनते हैं और जो एस्कस बनते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, व्रंती होते हैं और ये शीर्ष गोलाकार होते हैं। इनके जो शीर्ष होंगे यहाँ पर देखेंगे तो ये लगभग गोल नुमा संरचना में पाए जाते हैं और इनकी लंबाई की बात करें तो लगभग 160 से लेकर के 180 माइक्रोमीटर ये लंबे होते हैं और प्रत्येक एस्कस में लगभग 4 एस्कोस्पोर बनते हैं, अर्थात एक जो एस्कस है लगभग 4 एस्कोस्पोर या एस्कस बीजाणु को प्रोड्यूस करता है।
और इस जो पेरीथीसियम है इसके अंदर बहुत सारे एस्कस का फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद हम डिजीज साइकिल देख लेते हैं, यानी रोग चक्र। ये भी रोग मृदा जनित रोग है और इसका जो प्राथमिक निवेश द्रव्य का प्रमुख स्रोत होता है वो रोग ग्रसित पौधों के अवशेष होते हैं और इन्हीं के ऊपर कवक के जो कवक जाल हैं और बीजाणु ये जीवित रहते हैं। और जब आप अगली फसल बोते हैं तो इन्हीं के द्वारा उस फसल में भी रोग उत्पन्न हो जाता है। जबकि इनमें जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है यानी द्वितीयक संक्रमण होता है वो पत्तियों के धब्बों पर बने कुनेडियम के द्वारा होता है। अर्थात जो इन्फेक्शन होगा दोबारा यानी द्वितीयक इन्फेक्शन है, जब आपके फसल में रोग हो जाता है तो उनके ऊपर जो कुनेडिया उत्पन्न होते हैं वो फिर वायु के माध्यम से या जल के माध्यम से दूसरे पौधे पर पहुंच जाते हैं और वहां पर रोग उत्पन्न करते हैं। अब इसके हम डिजीज़ मैनेजमेंट या रोग प्रबंध की बात करें कि कैसे आप इस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसके लिए आप प्रिवेंटिव मेजर्स भी अपना सकते हैं, साथ ही साथ आप क्यूरेटिव मेजर्स भी अपना सकते हैं। जिसमें प्रिवेंटिव मेजर्स आपको अगली वाली फसल को रोग होने से बचाना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यूज हेल्थी सीड का प्रयोग कर सकते हैं, यानी जो स्वस्थ बीज है उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप हमेशा प्रमाणित स्वस्थ बीज को ही बोएं। इसके अलावा आप फील्ड सैनिटेशन कर सकते हैं, अर्थात जो पूर्ववर्ती रोग ग्रसित फसल थी उसके अवशेष को खेत से बाहर ले जा करके नष्ट कर दें। और क्रॉप रोटेशन को फॉलो कर सकते हैं, लगभग 4 से 5 वर्ष का क्रॉप रोटेशन फॉलो करना है जिसमें आपके मक्का की फसल को नहीं उगाना है। इसके साथ ही साथ ग्रो रेसिस्टेंट वैरायटी यानी जो रेसिस्टेंट वैरायटी हैं, रोग प्रतिरोधी किस्में हैं, उनको उगा सकते हैं। इसके अलावा सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिसमें थीरम दवा लेनी है, उसकी 2.5 ग्राम मात्रा को प्रति केजी बीज के हिसाब से आप ट्रीट कर सकते हैं। अब इसके बाद क्यूरेटिव मेजर्स, जब आपकी फसल में रोग हो जाए तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको डाइथेन M45 लेना है। अगर डाइथेन M45 उपलब्ध नहीं है तो उस कंडीशन में डाइथेन Z78 का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसकी लगभग दोनों में से कोई एक दवा की लगभग 2.5 kg मात्रा लेनी है और उसको 1000 लीटर पानी में घोल बना करके 7 से 10 दिन के अंतराल पर आपको 3 से 4 स्प्रे कर देना है, जिससे रोग को नियंत्रित किया जा सके। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।